पॉवर्टी सिर्फ एक खाली बैंक अकाउंट नहीं है, ये उस कहानी की एडिक्शन है कि आप जीत क्यों नहीं सकते। आपको लगता है आप पैसे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपका ईगो विक्टिम बने रहने के लिए लड़ रहा है क्योंकि वो सेफ लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई क्लाइंट आपका प्राइस रिजेक्ट करता है तो आप ये नहीं पूछते मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं, बल्कि आप तुरंत खुद से कहते हैं देखा मार्केट ही खराब है। ये वो नशा बोल रहा है। आप सिस्टम की वजह से ब्रोक नहीं है, आप ब्रोक हैं क्योंकि स्ट्रगल आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। चलिए आपके उस वर्जन को अभी खत्म करते हैं। इसके बजाय आप खुद से धीरे से कहते हैं मार्केट अभी खराब है और आप पीछे हट जाते हैं। ये प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन लॉजिक नहीं है, ये होम्योस्टेसिस है। बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस वो ताकत है जो आपके शरीर के तापमान को स्थिर रखती है। अगर आपको गर्मी लगती है तो पसीना आता है, अगर ठंड लगती है तो आप कांपते हैं। आपकी फाइनेंशियल लाइफ यानी आपकी आर्थिक जिंदगी बिल्कुल इसी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पर काम करती है। आपके अंदर एक फाइनेंशियल थर्मोस्टैट है जो एक खास आइडेंटिटी पर सेट है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये सेटिंग है बस गुजारा करने के लिए। जब आपका बैंक अकाउंट इस सेटिंग से नीचे जाता है तो आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। आप भाग दौड़ करते हैं, कॉल्स करते हैं और वापस अपनी बेसलाइन पर आने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन यही वो विरोधाभास है जो आपको गरीब रखता है। जब आप अपनी सेटिंग से ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक बुखार, एक फीवर की तरह देखता है। वो दौलत को आपकी असलियत के खिलाफ मानता है। आपका ईगो चीखता है ये हम नहीं हैं, हम सिर्फ सर्वाइव करने वाले हैं, थ्राइव करने वाले नहीं। और वो आपको वापस ठंडा होने पर मजबूर कर देता है। मिसाल के तौर पर लॉटरी कर्ज को देख लीजिए, या एक छोटा उदाहरण लें। मान लीजिए आप अचानक $5000 की एक डील क्लोज करते हैं। एक अमीर दिमाग कहेगा ये सीड कैपिटल है, लेकिन अगर आपका थर्मोस्टैट गरीबी पर सेट है तो आप अनजाने में उस एक्स्ट्रा पैसे को खत्म करने के लिए सेल्फ सैबोटाज करेंगे। आप शायद कहेंगे मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे इनाम मिलना चाहिए, और आप एक महंगी घड़ी खरीद लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। या फिर आप अचानक कोई बिल भरना भूल जाएंगे और बड़ा जुर्माना भरेंगे। आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आने की फीस भर रहे हैं। आपके पुराने दिमाग के लिए एक जाना पहचाना संघर्ष अनजान सफलता से ज़्यादा सुरक्षित है। जब तक आप इस थर्मोस्टैट को रीसेट नहीं करते, आप जो भी दौलत बनाएंगे उसे एक वायरस की तरह ट्रीट किया जाएगा जिसे आपका इम्यून सिस्टम खत्म कर देगा। तुम्हारा एक फाइनेंशियल तापमान यानी थर्मोस्टैट है। जैसे तुम्हारा शरीर ठंडा होने के लिए पसीना बहाता है, वैसे ही तुम्हारा सबकॉन्शियस दिमाग अमीरी को पसीने की तरह बहा देता है ताकि तुम वापस अपनी गरीबी के सेफ लेवल पर आ सको। इसे हम सैबोटोर नैरेटिव कहते हैं। ये खराब किस्मत नहीं है, ये एक सिस्टम करेक्शन है। चलो इस मैकेनिज्म को समझते हैं। मानो तुम्हारा अंदरूनी थर्मोस्टैट संघर्ष पर सेट है। अचानक तुम्हें कहीं से पैसा मिलता है, कोई टैक्स रिफंड या बड़ा कमीशन। लॉजिक कहता है इसे इन्वेस्ट करो, लेकिन तुम्हारा ईगो गर्मी महसूस करता है। वो घबराता है, वो धीरे से कहता है तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें थोड़ा आराम और इनाम मिलना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी गाड़ी रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाती है, या तुम कोई महंगी घड़ी खरीद लेते हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं थी। तुमने उस पैसे को जला दिया ताकि तुम वापस उस जीरो बैलेंस पर आ सको जो तुम्हें घर जैसा लगता है। ये सैबोटाज प्रोफेशनल बातचीत में और भी गहरा होता है। एक जरूरी नेगोशिएशन को सोचो। तुम्हारे सामने एक पोटेंशियल पार्टनर बैठा है जो पूछता है हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक लीडर चाहिए, क्या तुम प्रेशर संभाल सकते हो? ये तुम्हारा मौका है, लेकिन गरीब ईगो बीच में आता है और हकीकत को बदल देता है ताकि तुम्हें कामयाबी के खतरे से बचा सके। उनकी आंखों में देखकर ये कहने के बजाय कि बिल्कुल ये रहा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, तुम हिचकिचाते हो, तुम नीचे देखते हो, तुम कहते हो खैर मेरे पास अभी काफी काम है पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्या तुमने देखा क्या हुआ? उनके मना करने से पहले ही तुमने खुद को रिजेक्ट कर दिया। तुमने मीडियोक्रिटी के जाने पहचाने दर्द को चुना, महानता के अनजाने दर के बदले। तुम्हारे ईगो ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम रियलिस्टिक बन रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम एक ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जो तुम्हें छोटा रखने के लिए लिखी गई है। जब तक तुम इस थर्मोस्टैट को रीसेट नहीं करते, हर बाहरी जीत का सामना एक अंदरूनी तबाही से होगा। रुकिए, आपका थर्मोस्टैट लॉक्ड है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल डीएनए पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको एवरेज जिंदगी पसंद है तो स्क्रॉल कर दें। फैसला लें। अगले हिस्से में हम इस पूरे सिस्टम को डिसमेंटल करेंगे। चलिए इस मैकेनिज्म को पुर्जा पुर्जा करके समझते हैं।
आपके फाइनेंशियल डीएनए की नींव एक जहरीले समीकरण, एक टॉक्सिक इक्वेशन पर टिकी है कि तकलीफ ही पुण्य है। आप मानते हैं कि अगर आप थके हुए नहीं हैं तो आप पैसे के हकदार नहीं हैं। ये मार्टर्स ट्रैप है। बचने के लिए आपको एक मानसिक ईगो डेथ शुरू करनी होगी। ये कोई मुहावरा नहीं है, ये एक अंतिम संस्कार है। आप अपने उस हिस्से को मार रहे हैं जो दर्द के जरिए शाबाशी ढूंढता है। बैज ऑफ बिजी को ध्यान से देखिए। ये आपका सबसे बड़ा बचाव है खुद को नाकारा महसूस करने से रोकने का। मिसाल के तौर पर जब कोई दोस्त पूछता है सब कैसा चल रहा है, तो अपनी फितरत को देखिए। क्या आप तुरंत आह भर के कहते हैं यार काम में डूबा हुआ हूं, नींद नहीं मिलती, बस घिस रहा हूं? आप ये इसलिए कहते हैं ताकि सामने वाला आप पर तरस खाए और इज्जत करे। आप सिग्नल दे रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं क्योंकि आप पीड़ित हैं। ये गरीबी का वायरस बोल रहा है। इस कहानी को बदलने के लिए आपको एक बिहेवियरल ग्लिच पैदा करना होगा। अगली बार जब कोई आपके वर्कलोड के बारे में पूछे तो आप शिकायत नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं इफेक्टिव हूं, मेरे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, मेरे पास वक्त है। अपने सीने में उठती हुई बेचैनी को देखिए। वो तेज घबराहट, वो आपका पुराना ईगो मर रहा है। वो चीख कर कहेगा कि आप आलसी या घमंडी हो रहे हैं। वो कहेगा कि अगर आप तड़प नहीं रहे तो आप सुरक्षित नहीं हैं। उसे चीखने दीजिए। हमें गिल्ट ऑफ ईज यानी आसानी के अपराध बोध को भी समझना होगा। जब आप आखिरकार मेहनत को आमदनी से अलग कर देंगे तो आपको एक मुजरिम जैसा महसूस होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 मिनट में कोई ऐसी डील क्लोज करते हैं जो आपको पूरे महीने की सैलरी देती है, तो आपका अंदरूनी सैबोटियर फुसफुसाएगा, ये गलत है, इसके लिए तुमने खून नहीं बहाया। आप शायद उस डील को खराब करने की कोशिश करेंगे या जरूरत से ज्यादा काम करेंगे बस खुद को वापस पाक महसूस करवाने के लिए। आपको अपने संघर्ष के जाने का शोक मनाना होगा। यह आपको अपनी विरासत से गद्दारी जैसा लगेगा। शायद उन माँ बाप से गद्दारी जिन्होंने जिंदा रहने के लिए अपनी हड्डियां घिस दी थीं। लेकिन उनकी कुर्बानी की इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी तकलीफों को दोहराएं। आप हार्ड ड्राइव को साफ कर रहे हैं। इससे एक डरावना सूनापन पैदा होता है। ज्यादातर लोग इस खाली जगह को नए ड्रामों से भर देते हैं क्योंकि शांति उन्हें शक की नजर से देखती है। इसे भरिए मत, उस भारी खामोशी में बैठिए। वो खामोशी ही वो मिट्टी है जहां एक अमीर अवतार अपनी जड़ें जमा सकता है। शुरू करनी होगी एक साइकोलॉजिकल ईगो डेथ। आपको उस यकीन को काट कर निकालना होगा जो कहता है कि आपका संघर्ष यानी स्ट्रगल ही आपकी असली पहचान है। ये हमें लाता है अपॉलॉजी टैक्स के कॉन्सेप्ट पर। ये वो डंडा है जो आप खुद पर चलाते हैं जब आप अपनी सही कीमत मांगने में शर्म महसूस करते हैं। आपका पुराना मैं सोचता है कि ज्यादा पैसे मांगना एक हमला करने जैसा है, लेकिन नया मैं जानता है कि दाम सिर्फ उस वैल्यू का मैप है जो आप दे रहे हैं। चलिए एक ठोस उदाहरण यानी कॉन्क्रीट सिनेरियो देखते हैं। एक क्लाइंट या बॉस आपके रेट को चुनौती देता है और पूछता है ये थोड़ा महंगा लग रहा है, क्या आप इससे कम में कर सकते हैं? घरेबी वाली सोच डर पैदा करती है। शायद मैं 10% कम कर सकता हूं अगर इससे मदद मिले। आपने बस ये साबित कर दिया कि आपकी कीमत नकली थी, आप फेल हो गए। लेकिन दोबारा लिखा गया फाइनेंशियल डीएनए शांति और सटीकता से जवाब देता है, ये निवेश क्वालिटी और रफ्तार की गारंटी है। हम दाम कम कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ खास नतीजे हटाने होंगे। आप कौन सा रिजल्ट कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? क्या आपको ये बदलाव दिखा? आप अपना बचाव नहीं कर रहे, आप एक स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं। ये चाहत से जरूरत की तरफ बढ़ने का सफर है। पैसा चाहना एक कमी की हालत है। इसका मतलब है कि जो चीज आप चाहते हैं वो आपसे अलग है। लेकिन बेहतरी की जरूरत रखना एक एक्टिव स्टेट है। इस पर समझौता नहीं हो सकता। इसे एक थर्मोस्टेट की तरह समझें। अगर तापमान आपकी सेटिंग से नीचे गिरता है तो हीटर अपने आप चालू हो जाता है। आप गर्मी की उम्मीद नहीं करते, सिस्टम को इसकी जरूरत होती है। आपको यही थर्मोस्टेट अपनी आर्थिक जिंदगी में लगाना होगा। जब आपका बैंक बैलेंस एक हद से नीचे जाए या आपके काम की क्वालिटी गिरे तो आप घबराते नहीं, आप एक्टिवेट होते हैं। आप मैं इसे खरीद नहीं सकता बोलने के बजाय कहते हैं मैं अभी अपने साधन कहीं और लगा रहा हूं, लेकिन अब ये मेरा लक्ष्य है। आप गरीबी को एक गुण या वर्चू मानना बंद करते हैं और उसे एक सिस्टम एरर समझते हैं जिसे ठीक करना जरूरी है। ये अहंकार की बात नहीं है, ये अलाइनमेंट की बात है। जब आपको बेहतरी की जरूरत होती है तो आपको मामूली काम से एलर्जी हो जाती है। अगर आपका काम खराब है तो ये आपको जिस्मानी तौर पर परेशान करता है। आप अपनी जिंदगी की गाड़ी में सिर्फ एक यात्री नहीं है जो किस्मत के भरोसे बैठा है, आप आर्किटेक्ट हैं, और आर्किटेक्ट्स कभी भी कमजोर जमीन पर इमारत नहीं बनाते। पुराना वर्जन मानता है कि अपनी औकात के हिसाब से मांगना एक हमला है, लेकिन जैसे ही आप ये टैक्स भरना बंद करते हैं,
जैसे ही आप अपनी एम्बिशन के लिए माफी मांगना छोड़ देते हैं, आप एक ऐसे साइड इफेक्ट का सामना करेंगे जो ज्यादातर लोगों को डरा देता है, खामोशी। इसे हम कहते हैं द सॉलिट्यूड ऑफ असेंट, यानी ऊंचाई का अकेलापन। जब आप अपना फाइनेंशियल डीएनए रीराइट करना शुरू करते हैं तो आपकी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आप सर्वाइवल, घबराहट और शिकायत के लेवल पर वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं और क्रिएशन, स्ट्रैटेजी और शांति के लेवल पर वाइब्रेट करने लगते हैं। इससे एक डिसोनेंस यानी असमंजस पैदा होता है। कुदरती तौर पर वो लोग जो आपके साथ दुख बांटने के लिए जुड़े थे, वो अलग थलग महसूस करेंगे। वो बुरे लोग नहीं हैं, वो बस उस हकीकत के निवासी हैं जिसे आप छोड़कर भाग रहे हैं। ये धोखा नहीं है, ये फिजिक्स है। आप उन दोस्तों के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट, एसेट एलोकेशन या मार्केट लेवरेज की बात नहीं कर सकते जो इस बात पर चर्चा करने के आदी हैं कि सिस्टम कितना अनफेयर है या लेटेस्ट रियलिटी टीवी शो किसने जीता। इस ठोस सिनेरियो पर गौर करें। फ्राइडे की रात है, आप एक आदत बन चुकी ड्रिंकिंग सेशन के लिए मना कर देते हैं क्योंकि आप मार्केट ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं या अपना साइड बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। आपका पुराना दोस्त उस फासले को बढ़ता हुआ देखकर गुस्से में कहता है, अरे छोड़ना, बोरिंग मत बन, तू बदल गया है, तुझे लगता है तू हमसे बड़ा बन गया है, तू अब घमंडी हो गया है। ये पोल एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपके अंदर का मार्टिर माफी मांगना चाहता है, झुकना चाहता है और कहना चाहता है, नहीं सॉरी यार, मैं बस एक ड्रिंक के लिए आऊंगा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप अभी भी उनमें से एक हैं। ऐसा मत करें। इस कमेंट को पहचानें। ये एक एंकर है, ये एक मनोवैज्ञानिक कोशिश है आपको वापस गरीबी की रेखा पर खींचने की। आपको बहस करने या उपदेश देने की जरूरत नहीं है। आप बस शांति और बाउंड्री के साथ जवाब दें, मुझे एक डेडलाइन पूरी करनी है, मैं अभी अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कर रहा हूं, एंजॉय योर नाइट। इस खाली जगह या वॉइड में दाखिल होना बेहद अकेला लगता है। आपने गरीब भीड़ को छोड़ दिया है लेकिन अभी तक अमीर भीड़ से मिले नहीं हैं। आप बीच में तैर रहे हैं, एक नो मैन्स लैंड में। फोन बजना बंद हो जाता है, इन्विटेशंस आना बंद हो जाते हैं। घबराएं नहीं, ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये आपकी नई आइडेंटिटी का इंक्यूबेशन पीरियड है। जहरीली कंपनी में खाना खाने से बेहतर है अकेले खाना। इस वक्त का इस्तेमाल अपने इरादों को मजबूत करने और अपने हुनर को बिना किसी रुकावट के सीखने में करें। जब आप अकेले होते हैं तो आप दोस्त नहीं खो रहे होते, आप जगह बना रहे होते हैं। आप उन पार्टनर्स, मेंटोर्स और साथियों के लिए कमरा साफ कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर के साथ जुड़ेंगे, आपकी हिस्ट्री के साथ नहीं। ये खामोशी खाली नहीं है, ये अबंडेंस से भरने का इंतजार कर रही है। जब आप अपना फाइनेंशियल डीएनए रीराइट करना शुरू करते हैं तो आपके पीछे का ब्रिज जलने लगता है। आप वापस अंडरपेड होने की सेफ्टी में नहीं जा सकते। ये सॉलिट्यूड ऑफ असेंट अकेलापन नहीं है, ये वो वैक्यूम है जहां आप नई लेवरेज बिल्ड करते हैं। आपको मीडियोक्रिटी की रस्सी काटनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई पुराना क्लाइंट कहता है हम आपके नए रेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज्यादातर लोग पैनिक करते हैं और डिस्काउंट दे देते हैं। आपको इसका उल्टा करना है। आप जहाज जला दीजिए। आप जवाब दीजिए, तो फिर मैं आपकी करंट स्टेज के लिए सही इन्वेस्टमेंट नहीं हूं। ये एरोगेंस नहीं है, ये वैल्यू का लॉजिकल कंक्लूजन है। आप खुद को आगे धकेल रहे हैं, पीछे हटने का रास्ता खत्म करके। अगर सेफ्टी नेट रखोगे तो आखिर में उसी में गिरोगे। जला दो उसे। जब क्लाइंट आपसे पुराने रेट्स मांगता है तो तुम्हें झुकना नहीं है। वो कहेंगे, लेकिन पहले तो तुम आधे दाम में ये काम करते थे। तुम्हें रुकना होगा, उस खामोशी को थामना होगा और सीधा उनकी आंखों में या स्क्रीन के आर पार देखकर पूरे विश्वास के साथ कहना होगा, वो दाम मेरी मजबूरी का था, ये दाम मेरी मास्टरी, मेरी महारत का है। अब मैं अपने वक्त का पैसा नहीं लेता, मैं उन सालों की मेहनत का पैसा लेता हूं जो मुझे आपकी मुश्किल को मिनटों में हल करने की ताकत देती है। ये खास पल तुम्हारी गरीबी का जनाजा है। दौलत का पुनर्जन्म यानी रेजरेक्शन ऑफ वेल्थ कोई दूर का सपना नहीं है। ये अभी इसी वक्त तुम्हारे एटीट्यूड में एक भारी आक्रामक बदलाव है। ये अभी हो रहा है। जब तुम किसी कमरे में जाते हो तो डर या तारीफ ढूंढने के बजाय ताकत ढूंढो। सिक्के गिनने वाले इंसान की तरह बर्ताव करना बंद करो और उस इंसान की तरह जियो जो अपना असर, अपना इम्पैक्ट नापता है। जरा सोचो, जब तुम रेस्टोरेंट में होते हो, गरीबी का ईगो पहले मेन्यू की दाईं तरफ देखता है, सबसे सस्ती चीज ढूंढता है सिर्फ पेट भरने के लिए। जागा हुआ अमीर दिमाग मेन्यू की बाईं तरफ देखता है और पूछता है, मेरे शरीर को सबसे बेहतर काम करने के लिए कौन सा फ्यूल चाहिए। मिसाल के तौर पर,
जब तुम्हारा दिमाग चिल्लाए, मैं ये $50 की स्टेक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम्हें जानबूझकर उस कोड को बदलना होगा। खुद से कहो, मेरा शरीर $1 मिलियन का एसेट है। मैं फरारी में सस्ता तेल नहीं डालता। ये लापरवाही नहीं है, ये अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस को सिग्नल देना है कि तुम बेशुमार दौलत के लायक हो। अगर कोई साथी तुम्हें वापस शिकायत क्लब में खींचने की कोशिश करे और पूछे, मार्केट कितनी खराब है ना, तुम कैसे गुजारा कर रहे हो, तो दुख में साथ मत दो। वो एक जाल है, उस बेचारगी की रस्सी को तुरंत काट दो। जवाब दो, इकॉनमी बहुत बड़ी है और मैं अपना हिस्सा लेने में इतना बिजी हूं कि मुझे इस शोर की परवाह नहीं। वो शायद तुम्हें घमंडी कहेंगे, कहने दो। हारे हुए लोगों को तुम्हारा विश्वास घमंड ही लगेगा। तुमने अपना कोड बदल दिया है। पीछे का पुल जलकर राख हो चुका है। कल के छोटेपन में वापस जाने का रास्ता बंद है। तुम निर्माता हो, तुम ही असली पूंजी हो। उठो।